हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है, वेलकम है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कम्पिटिटर्स। आप देख रहे हैं लगातार क्लासेस और मिडावल हिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास काल स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का आज पहला भाग है, फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कुछ खास है, बात करेंगे। आपको पता होगा कि इसके पहले हम दिल्ली सल्तनत की पृष्ठभूमि देखे थे, किस प्रकार से अरबों का आक्रमण हुआ था, किस प्रकार से तुर्कों का आक्रमण हुआ था। ठीक है, जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम पहले जो है मुस्लिम ऐसे पहले शासक थे, पहले आक्रमणकारी शासक थे जो भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, ये सभी जो है आक्रमण किए थे कहाँ पर, भारत पर। ठीक है, तो वो और लास्ट में जब बात करें कि गौरी के आक्रमण के बाद ही दिल्ली सल्तनत की जो पृष्ठभूमि है वही तैयार हुई, जहाँ पर तराइन के प्रथम युद्ध में हालांकि उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके बाद तराइन का द्वितीय विश्व युद्ध, फिर चंदावर के युद्ध, फिर इसके बाद से ही अपने गुलामों को वो अलग अलग क्षेत्रों पर वो बांट दिए, अलग अलग क्षेत्रों पर डिवाइड कर दिए। और इसी के साथ जो दिल्ली का क्षेत्र मिला है किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को जो दिल्ली और लाहौर को जो क्षेत्र मिला था, उसी लाहौर और दिल्ली के क्षेत्र में उन्होंने क्या किया था, एक वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश। ठीक है, ये सब बातें किए थे। अब देखिए दिल्ली सल्तनत की बातें करेंगे। चलिए दिल्ली सल्तनत थोड़ा अच्छे से राइटिंग बना देता है यार। अब ठीक है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जिसका समय 1206 से लेकर 1526, और 1526 में आपके मुग़ल आ जाते हैं। ठीक है, इसकी हम चर्चा करेंगे 1526 के बाद। तो ये दिल्ली सल्तनत की बातें होगी अभी फ़िलहाल। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने फर्स्ट पार्ट में यही बताता हूँ कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, हमें क्या है, हमें पढ़ना क्या है। चलिए, तो दिल्ली सल्तनत को हम कितने भागों में पढ़ सकते हैं, 5 भागों में ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक कहलाता है गुलाम वंश। क्या है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश जिनका समय काल था 1206 से लेकर 1290 के बीच। उसके बाद मूव करेंगे, बात करेंगे खिलजी वंश। क्या है भाई साहब, खिलजी वंश। खिलजी वंश का जो समय काल है वो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी है ना ये। ठीक है, तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश जिनका समय काल था 1320 से लेकर 1413 ईस्वी। वहीं पर फिर उसके बाद आ जाते हैं सैयद वंश। सैयद वंश
और जिनका समय काल था 1414 से लेकर 1450। और उनके बाद देन लास्ट में हम बात करेंगे लोदी वंश। ठीक है, क्या है? लोदी वंश। लोदी वंश जिनका समय काल 1450 से लेकर 1526। ठीक है, 1450 से लेकर 1526। ठीक है, चलिए तुगलक, सैयद, और लोदी। ठीक है, चलिए गुलाम वंश के इनको अन्य नाम भी है, गुलाम वंश का अन्य नाम भी है। ठीक है, इसको दास वंश भी कहा गया है। इसको क्या कहा गया है? दास वंश कहा गया है। ठीक है, इसको मामलुक वंश भी कहा गया है। क्या है? इसको मामलुक वंश भी कहा है। ठीक है, चलिए देखिए मामलुक वंश। अब दास वंश तो समझते हैं दास के बारे में, ठीक है, लेकिन मामलुक वंश क्या है? ठीक है, मामलुक वंश कहने वाले जो इतिहासकार हैं, ठीक है, वो हबीबुल्ला है। हबीबुल्ला जो एक इतिहासकार है, और इस इतिहासकार ने क्या किया है? इनको मामलुक वंश बताया। और मामलुक वंश का मतलब है कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुई संतान। ठीक है, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान। और इनका मतलब क्या है भाई साहब? आप तो कह दिए कि स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान है, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि देखिए दिल्ली सल्तनत में हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश में देखने को मिलेगा कि जो गुलाम वंश का जो संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गौरी का क्या था? गुलाम था, वो खुद गुलाम था। ठीक है, साथ ही साथ कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था। कौन? इल्तुतमिश, और उसका दवान भी था, जिसको गुलामों का गुलाम कहा गया है। तो ये जो सिलसिला जारी है कि गुलाम ही यहाँ पर कुछ समय तक क्या है, गुलाम वंश की स्थापना करके शासन किए। तो ये तो खैर गुलाम थे, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, और यहाँ पर जो है इल्तुतमिश गुलाम था। लेकिन कहा जाता है कि इनके माता पिता कभी भी किसी और शासक या किसी भी शासक या किसी का भी गुलाम नहीं थे, वो स्वतंत्र रूप थे। इनके पुत्रों ही ने ही क्या किया? इनके पुत्र ही गुलाम थे। तो इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, मतलब माता पिता कभी गुलाम थे ही नहीं, लेकिन उसके पुत्र गुलाम हैं। ऐसे वंशों को हम किस वंश कहते हैं? ऐसे वंशों को मामलुक वंश कहते हैं। और ये किसने कहा है? ये हबीबुल्ला साहब, एक इतिहासकार ने कहा है कि इसको मामलुक वंश कहना बहुत सही है, क्योंकि इनके माता पिता कभी भी किसी के गुलाम नहीं थे, इनके पुत्र ही गुलाम थे। और दास वंश भी कहा गया। ठीक है, क्योंकि कभी कहा जाता है कि माता किसी की दासी थी। ठीक है, यहाँ के जो माताएं हैं, ठीक है, इनकी जो है वंश के शासक की जो माता हैं, वो कहीं ना कहीं किसी के दास थे, गुलाम नहीं थे। ठीक है, चलिए
तो ये दो चीज़ें याद रखिए, गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है, और हबीबुल्लाह साहब ने इनको मामलुक वंश बताया है। ठीक है, आगे बढ़े। तो सबसे फर्स्ट हम जो देखेंगे वो है गुलाम वंश की बात करेंगे, और गुलाम वंश में कौन कौन से शासक हैं जिनकी हम बातें करेंगे आगे, उसकी पहले चर्चा कर लेते हैं। गुलाम वंश जिनका समय काल 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक आप देखने को मिलता है। प्रमुख शासक देखते हैं कौन कौन से जो शासक हुए हैं उसकी हम बातें करेंगे। ठीक है, प्रमुख शासक, गुलाम वंशों के प्रमुख शासक जिनकी हम बातें करेंगे आज। सबसे फर्स्ट जो संस्थापक है और वो गौरी का गुलाम है, जिन्होंने इस गुलाम वंश की स्थापना की, जिन्होंने सल्तनत जो है साम्राज्य सल्तनत जो है काल का स्थापना की, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जिनका समय काल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक देखने को मिलेगा। वहीं पर दूसरी बातें आराम शाह की करेंगे। आराम शाह, नाम जैसा वैसा काम है भाई साहब। ठीक है, जैसा नाम वैसा काम, आराम शाह। ये आराम शाह आराम फरमाते ही रह गए और दिल्ली पर कोई और क्या कर गया, दिल्ली पर कोई और शासन कर गए, वो था 3rd नंबर में आने वाले इल्तुतमिश। देखेंगे क्या है इल्तुतमिश। आराम शाह 1210 से 1212 तक ये करते हैं शासनकाल। 1212 से लेकर इल्तुतमिश 1230 तक इनका समय काल था। वहीं पर चौथे नंबर में हम बात करें तो इल्तुतमिश के एक पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम रुकुद्दीन फिरोज शाह। रुकुद्दीन फिरोज शाह जो 1236 तक ये ही रहे हैं। ठीक है, 1236 में इन्होंने भाई साहब ने स्टार्ट किया और 1236 तक ही रहे हैं, कुछ 7 से 8 महीने। और उनकी पुत्री रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान एक महिला शासिका है, यहाँ के गुलाम वंश की प्रथम और अंतिम महिला शासिका यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो इल्तुतमिश के, ठीक है, इल्तुतमिश के समय ही इनको क्या घोषित किया जाता है, सुल्तान घोषित किया जाता है। कहने का मतलब इसको यहाँ का शासिका घोषित किया जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक भी नहीं रखे, क्योंकि इनका कारण है कि महिला होना। ठीक है, आप देखेंगे किसने कहा है कि दिल्ली सल्तनत में महिला होना एक सबसे बड़ी गलती है। जो रजिया सुल्तान इतनी पावरफुल, इतनी जो है आक्रमणकारी, इतनी जो है सक्षम होने के बावजूद भी यहाँ पर शासन नहीं कर पाए। 1236 से लेकर 1240 और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बाद जो शासक बने, बहुत कम समय तक जो है शासक रहे। और साथ ही साथ इस समय बहराम शाह बने, बहराम शाह बने। ठीक है, जो 1240 से लेकर 1242 तक आपको देखने को मिलेगा।
वहीं पर बात करें 7वें नंबर पर तो महमूद शाह जो 1242 से लेकर 1246 तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर नासिरुद्दीन महमूद और नासिरुद्दीन महमूद 1246 से लेकर 1266 तक ये शासनकाल में रहे। मैं यहाँ लिख देता हूँ 9th नंबर में बलवन, ठीक है, बलवन रक्त की जो है नियम रखने वाला, ठीक है, नीति रखने वाला बलवन, साथ ही साथ, ठीक है, दल चालीसा को समाप्त करने वाला बलवन की हम बातें करेंगे। 1286 ईस्वी। वहीं पर मुइजुद्दीन कैकुबाद और मुइजुद्दीन कैकुबाद 1286 से लेकर 1288 ईस्वी तक ये गद्दी पर रहे। 11वें नंबर पर, या जिसको बोल सकते हैं अंतिम नंबर पर, क्यूमर्स यहाँ का गुलाम वंश का अंतिम क्या था, शासक था, जो 1288 से लेकर 1290 के बीच ये चला। और इनके बाद जो आ जाते हैं, ठीक है, गुलाम वंश के बाद जो है खिलजी वंश 1290 में पधार देते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें हम करेंगे। मेनली अगर आपको देखा जाए तो हम किस किस पर बातें करेंगे, मेनली देखा जाए तो कुतुबुद्दीन ऐबक की हम चर्चा करेंगे, इल्तुतमिश को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जहाँ से पूछे जाते हैं और ख़ासकर जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ वो कुछ अलग कार्य कर गए, जो इतिहास में उनका नाम दर्ज होगा अच्छे से, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान पढ़ेंगे और बलवन पढ़ेंगे, क्यूमर्स पढ़ेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। कहने का मतलब एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलवन और क्यूमर्स, और क्वेश्चन यहीं से ही पूछा जाता है। क्यूमर्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये अंतिम शासक है, ठीक है, इस समय के गुलाम वंश के अंतिम शासक। अंतिम क्या है, शासक के नाम से ये जाने जाते हैं, गुलाम वंश के अंतिम शासक कहा गया है, ठीक है। तो प्रमुख शासक में इतने शासकों के बारे में हम बात करें, जहां पर आप देखेंगे ये दोनों, इस दोनों को कहने का मतलब है कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। देखिए, आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र मानते हैं, लेकिन कई इतिहासकारों में ये भी मतभेद है कि इनका पुत्र नहीं है, ठीक है। कई इतिहासकार इस बात को नकारते हैं, ठीक है, मतभेद है, तो एग्जैक्टली हम नहीं कर सकते इसका पुत्र है कि नहीं, ठीक है, लेकिन कई इतिहासकार इनको पुत्र मानते हैं, आराम शाह को, कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है। मैंने कहा कि कुतुबुद्दीन और ऐबक, ठीक है, दोनों को कुतुबी राजवंश के नाम से जानते हैं, राजवंश, ठीक है, कुतुबी राजवंश का शासक कौन, ठीक है, ये दोनों हैं। वहीं पर इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद, जहां पर इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है, इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद, ये दोनों जो है ये सभी जो है किसके हैं, शम्मी राजवंश के नाम से जानते हैं। इसको हम किस नाम से जानते हैं, शम्मी राजवंश। ठीक है, इसको जानते हैं, अरे यार, ठीक है, शम्मी, फिर से हैंग हो गया सिस्टम, थोड़ा वेट करिए।
हाँ चलिए, सम्मी राजवंश, राजवंश के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। और वहीं पर बलवन से लेकर जो लास्ट अंतिम है क्यूमर्स तक, बलवन से लेकर जो क्यूमर्स लास्ट अंतिम आप जो दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक, इनको हम किस नाम से जानते हैं? इनको बलवनी वंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई? बलवनी वंश, ठीक है, बलवनी वंश। चलिए, तो बातें क्लियर है, ठीक है ना। कुतुबी राजवंश, एक है सम्मी राजवंश और एक है आपका बलवनी वंश, ठीक है। तो कुतुबी राजवंश जो है ये दोनों जो है क्या है? कुतुबी राजवंश है। वहीं पर इल्तुतमिश से लेकर नासिरुद्दीन महमूद तक ये क्या है? ये सम्मी राजवंश है। और वहीं पर बलवन से लेकर क्यूमर्स तक ये क्या है? बलवनी राजवंश है, ठीक है। तो चीज़ें क्लियर है, बातें क्लियर है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो 11 ऐसे शासक देखने को मिला था गुलाम वंश में। अब एक एक करके चर्चा करेंगे, एक एक करके बातें करेंगे। सबसे फर्स्ट जो शासक है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। फर्स्ट जो शासक है वो है गुलाम वंश का, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिनका समय आप जानते हैं 1206 से लेकर 1210 तक देखने को मिला था। और 1210 में भाई साहब एक खेल खेलते हुए लुढ़क गए, ठीक है, खेल खेलते हुए लुढ़क गए। और उस खेल का नाम क्या है? पोलो या चौगान, जिसको पोलो कहा जाता है या चौगान, ठीक है। घोड़े में चढ़कर एक छोटा सा बॉल टाइप नहीं संरचना, उसको मारते रहते, ढुलाते रहते, ठीक है। घोड़े से गिर गए और खुद क्या है? लुढ़क गए और लुढ़क के ये इसकी मृत्यु हो गई। चलिए, ठीक है। तो इसके सबसे फर्स्ट हम क्या देखेंगे? इसके पहले परिचय देखेंगे और परिचय के बाद इसके निर्माण की बातें करेंगे, ठीक है। इनकी परिचय या निर्माण की बातें तो क्या क्या है इनके बारे में तो हम देख लेते हैं। पहले बात तो ये, ठीक है, अगर इनकी पहली बात करूं, कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करूं, तो ऐबक जो है एक गुलाम था, ठीक है। और साथ ही साथ ये तुर्किस्तान का क्या था? व्यक्ति था। ऐबक तुर्क जनजाति का था, ठीक है। ऐबक क्या था? तुर्क जनजाति का था। सुनिएगा, ऐबक गौरी का गुलाम था। ये गौरी मतलब मोहम्मद गौरी, भाई ये मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। चलिए समझिएगा पहले। लेकिन कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? देखिए हुआ क्या था, ये जो मोहम्मद गौरी है ये पहले देखने को मिला कि ऐबक जो है, ऐबक के जो माता पिता की अगर बात की जाए, ऐबक के माता पिता, ठीक है, कहा जाता है कि ऐबक के जो माता पिता हैं उन्होंने ऐबक को क्या किया था? बेच दिया था।
ठीक है, किसके पास बेच दिया था? एक काजी के पास बेच दिया था। ठीक है, एक क्या है कहा जाता है, समझेगा सुनिएगा, काजी के पास बेच दिया था। ठीक है, और ये भी कहा जाता है इतिहासकारों ने कि ऐबक के माता पिता, ठीक है, जब साथ में थे तो ऐबक कहीं गुम हो गया था, बिछड़ गया था। ठीक है उसके बाद इनके जो चाचा है वो काजी को भेज दिया, ऐसी बात आती है। ठीक है, जो भी है, ठीक है, एक काजी को भेज दिया था और वो काजी, ठीक है, उस काजी ने उनको क्या किया, खरीद लिया, और उस काजी का नाम है काजी फकरुद्दीन अजीज कूफी। ठीक है, काजी फकरुद्दीन अजीज कूफी, इस काजी के पास क्या किया गया था, ऐबक को बेच दिया गया था। ठीक है, और ये काजी जो है, काजी का मतलब समझते हैं ना, जहाँ जो मस्जिद है, मज़ार है, वहाँ पर जो काजी होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पर बेच दिया था। ठीक है, और इसी काजी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को सब चीज़ सिखाया पढ़ाया, और ख़ासकर क्योंकि ये आप जानते हैं मस्जिद में, बाज़ार में, ठीक है, क्या पढ़ी जाती है, कुरान पढ़ी जाती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, ऐबक को ठीक है, कुरान का पाठ पढ़ाया, समझिएगा बातें हैं। ठीक है, काजी फकरुद्दीन अजीज कूफी जिनके पास ऐबक को बेचा गया है, ऐबक को कुरान का पाठ पढ़ाते हैं। ठीक है, और ऐबक इतने ज़्यादा अच्छे से वो पाठ पढ़ लेते, इतने ज़्यादा याद कर लेते हैं कि भाई साहब वो उनको रट्टम रट्टा याद होता था। ठीक है, जो कुरान है, ठीक है, कुरान उसके मन में घर कर बैठा था, रट्टम रट्टा उनको क्या था, याद किया। और इनके बाद, ठीक है, रट्टम रट्टा याद हुआ था भाई साहब को, और इनके बाद इनको एक उपाधि भी दी गई, और आप जानते हैं उस उपाधि को कुरान खां की उपाधि। क्या है, कुरान खां की उपाधि। ठीक है, और कुरान खां की उपाधि क्यों दी गई, क्योंकि कुरान इनको प्रॉपर जो है याद था। ठीक है, कुरान पढ़ने के कारण, कुरान का ज्ञाता होने के कारण, कुरान जानने के कारण, ठीक है, क्या किया, इनको कुरान खां की उपाधि दी गई। ठीक है, कुरान पढ़ने के कारण, ठीक है, तो इनको रट्टम रट्टा याद था, इसलिए इनको जो है कुरान खां की उपाधि दी कि भाई साहब ने तो पढ़ाया, तो अच्छे से जो उन्होंने क्या किया, पढ़ लिया। चलिए यहाँ तक हो गए। अब बात आती है जब क्या होता है कि काजी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। अरे भाई साहब, ज़िंदगी कब तक चलेगी, कहीं ना कहीं तो दम तोड़ेगी। ठीक है, ज़िंदगी कब तक चलेगी भाई साहब की, यहाँ पर जो काजी है उस काजी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। समझिएगा, सुनिएगा सभी चीज़ को, काजी की जहाँ पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद, ठीक है, इनके बाद काजी के पुत्रों ने, काजी के क्या है, पुत्रों ने ऐबक को एक व्यापारी के यहाँ भी, एक व्यापारी के पास क्या किया, बेच दिया। समझिएगा, ठीक है, क्या किया, बेच दिया। काजी की मृत्यु होने के बाद काजी के पुत्रों ने उनको, किनको, ऐबक को एक व्यापारी के पास बेच दिया। ठीक है, अब व्यापारी खरीद लिया, जाहिर सी बात है बेचेगा तो फिर उस समय जो है ये सब चलता रहता है, कोई व्यक्ति लिए हो तो फिर उनका काम कराना पड़ेगा घर में, तो इस प्रकार से उनको क्या किया। अब इसी व्यापारी से कहा जाता है कि इसी व्यापारी से मोहम्मद गौरी ने इसी व्यापारी से क्या किया था, ऐबक को खरीदा था। ठीक है, तो घूम फिर के आ ही जाएगा। ठीक है, इसी
व्यापारी से गौरी ने ऐबक को खरीदा। ठीक है, उनकी प्रतिभा को देखकर, उनकी विलक्षण प्रतिभा को देखकर, ठीक है, गौरी ने ऐबक को क्या किया, खरीद लिया था। ठीक है, और खरीदा ही नहीं भाई साहब, उनको एक पोस्ट भी नामित कर दे, एक पोस्ट भी दे दिया, और उस पोस्ट का नाम है आमिर ए आखुर। ठीक है, उस पोस्ट का नाम है आमिर ए आखुर। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मोहम्मद गौरी ने उस व्यापारी से ऐबक को खरीदा, ऐबक को क्या किया, खरीदा, एवं उन्हें, ठीक है, उन्हें एक पद दिया, उन्हें पद दे दिया, और उस पद का नाम था आमिर ए आखुर। क्या पद था, आमिर ए आखुर। ठीक है, आमिर ए आखुर नामक क्या कर दिया, पद दे दिया। और याद रखिए ये आमिर ए आखुर किस प्रकार के पद थे। ठीक है, अस्तबल का इनको क्या कहा जाता है, प्रधान कहा जाता है। आमिर ए आखुर का मतलब है जो है अस्तबलों का क्या है, प्रधान। जहाँ घोड़ों वोड़ों को रखा जाता है ना, तो उनका देख रेख करना है भाई साहब। घोड़ा बहुत अच्छा काम आता है युद्धों में। ठीक है, तो ये जो है अस्तबलों का प्रधान जिसको कहा जाता है आमिर ए आखुर, पद इनको क्या किया, दे दिया। ठीक है, और इन्हीं ऐबक ने इनको भी एक उपाधि दी, और उपाधि का नाम है, ठीक है, उस उपाधि का नाम है, क्या नाम है, उनको क्या कहा, ऐबक को चंद्रमा का देवता कहा। ठीक है, ऐबक का मतलब उन्होंने बताया, और ऐबक का मतलब क्या कहा कि भाई साहब आप चंद्रमा का देवता हो, चंद्रमा की देवता। और ये चंद्रमा का देवता किसने कहा है, ऐबक को गौरी ने कहा था। समझ रहे हैं मेरी बातें। चलिए, और आप जानते हैं इनके बाद क्या होता है। ठीक है, इनके बाद ये साथ में रखते हैं, गौरी जब भारत पर आक्रमण करते हैं तो ये साथ देते हैं। और 1192 जब हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है, तराइन का सेकंड युद्ध। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध में आपको पता है एक तरफ जो है गौरी लड़ते हैं। ठीक है, दूसरे तरफ पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पर गौरी का विजय हो जाता है। और इनके साथ ही इस विजय के बाद ही, गौरी के विजय की ही बाद ही, ठीक है, क्या देखने को मिलता है कि इन्होंने विजय के उपरांत, विजय के बाद गौरी ने अपने चारों गुलामों को, ठीक है, पिछले क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, चारों गुलामों को क्या किया था, गुलामों को क्षेत्र बांट दिया था, क्षेत्र क्या किया था, बांट दिया था। और बाद में भाई सब चले गए कि तुम लोग देख लो यार। ठीक है, बांट दिया। और जिसमें से ऐबक का जो क्षेत्र मिला वो आप जानते हैं लाहौर का क्षेत्र, ठीक है, दिल्ली का क्षेत्र ऐबक को मिला था। और इसी ऐबक ने इसी गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो ये उनकी पास्ट की बातें थी। ठीक है, पास्ट की बातें कहने के मतलब जब कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की सुल्तान नहीं बना था, हालांकि ये सुल्तान का पद कभी हासिल नहीं किया, सुल्तान कहना इसके लिए लाजमी नहीं है। क्यों लाजमी नहीं है भाई साहब?
अरे कुछ दिनों से आँख में लगातार आंसू बह रहा है भाई, क्या बात है पता नहीं। ठीक है, मैंने क्या कहा, कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान कहना लाजमी नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ने कभी भी सुल्तान के पद धारण ही नहीं किए। ठीक है, एक सिपाही के तौर में वो, ठीक है, यहाँ पर सल्तनत काल में गुलाम वंश का शासक बनकर रहा। चलिए चलिए आगे की बात हम करते हैं, लेकिन जो है 2 मिनट मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। ठीक है, फिर आते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए। चलिए चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करें। चलिए आगे की कहानी। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या कहा कि कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका समय काल 1206 से लेकर 1210 तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्की जनजाति का था, एक तुर्क मुसलमान था, एक तुर्क जो है मुसलमान था। ठीक है, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, और गुलाम होने से पहले क्या बातें हैं वो हम देखे थे।
ऐबक के माता पिता से ये क्या गए थे, बिछुड़ गए थे। ठीक है, ऐबक के माता पिता से ये क्या है, बचपन में बिछड़ गए थे। बिछड़ गए थे और बाद में इनको काजी के पास भेज दिया गया। काजी फखरुद्दीन अजीज कुफी, वही काजी फखरुद्दीन जो अजीज कुफी है, जो क्या किया था, ऐबक को खरीदा था। और ऐबक को इन्होंने कुरान का पाठ पढ़ाया, इतना पाठ पढ़ाया कि ये कुरान का ज्ञाता बन गए, बिना देखे रट्टम रट्टे इनको याद था। इसी कारण इनको कुरान पढ़ने के कारण, कुरान प्रॉपर याद होने के कारण इनको कुरान खा की उपाधि दी गई। बाद में कहा जाता है कि जो है काजी की मृत्यु होने के बाद उनके पुत्रों ने इनको, ऐबक को एक व्यापारी के पास भेज दिया और व्यापारी के पास से किन्होंने, मोहम्मद गौरी ने क्या किया था, इस ऐबक को खरीद लिया था। और ख़रीदा ही नहीं था, खरीदने के बाद इनको आमिर आखुर पद दे दिया था, जिनको अस्तबलों का प्रधान कहा गया। ठीक है, और ऐबक का मतलब समझाया और उनको कहा चंद्रमा का देवता। तराइन के द्वितीय युद्ध में जब गौरी विजय हुई और विजय के बाद इन्होंने क्या किया था, विजय के पश्चात अपने चारों गुलामों को अलग अलग क्षेत्र डिवाइड कर दिया था, जिसमें से ऐबक को जो स्थान मिला था वो दिल्ली स्थान था, लाहौर का स्थान है, और उसको दिल्ली सल्तनत कहा गया और इन्होंने ही जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। चलिए आगे की बात करते हैं। पहली बात, ऐबक दिल्ली सल्तनत ऐबक कभी भी, मैंने कहा कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया भाई साहब, सुल्तान का पद धारण नहीं किया। समझिएगा, सुनिएगा, लिखिएगा, देखिएगा, जैसा भी है। ठीक है, सुल्तान का पद धारण नहीं किया। तो इन्होंने क्या किया, उन्हें जो पद लिया या उन्होंने जो उपाधि ली वो क्या थे, वो एक तो मलिक था, मलिक, और दूसरा शिल्प सलाहकार। ठीक है, सिपल सलार और मलिक, दो पद या उपाधि, ठीक है, इन्होंने धारण की। और इन पर ही ऐसे ही, क्योंकि ये चाहते हैं कि मैं एक सैनिक के रूप में, ठीक है, मैं एक सैनिक के रूप में क्या करूं, सेवा करूं, सैनिक के रूप में, अपने आप को सैनिक के रूप में मानकर चलते हैं कि मैं कभी भी सुल्तान नहीं बनूंगा, सुल्तान का पद धारण नहीं करूंगा। तो याद रखिए, सुल्तान का पद धारण नहीं किए। और इनका राजधानी क्या था भाई साहब, राजधानी, अगर राजधानी की बात करें ऐबक की राजधानी, तो ऐबक का राजधानी लाहौर था। समझिएगा, लाहौर था, दिल्ली पर भाई साहब आए ही नहीं है। ठीक है, अरे देखने उठने के लिए थोड़ा बहुत आ जाते होंगे कि क्या हो रहा है दिल्ली पर, मेरा भी तो क्षेत्र है दिल्ली, मेरे जो है राजा साहब ने, मेरे जो है गौरी ने मुझे प्रदान किया है। तो ये भाई साहब दिल्ली पर ही रह गए, दिल्ली पर खुश थे, सॉरी लाहौर पर ही रह गए, लाहौर पर खुश थे, दिल्ली कभी आए ही नहीं और उन्होंने कभी भी सुल्तान का पद धारण नहीं किया। ठीक है, तो दो चीज़ें समझ आ गई। इनकी उपाधियां लिख लेते हैं। ठीक है, उपाधियां एक ही जगह ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। तो पहले मैंने कहा था कुरान खां की उपाधि, कुरान खां की उपाधि उन्होंने धारण किया था। फिर ये मलिक की उपाधि, मलिक भी एक प्रकार की उपाधि था। ठीक है, सिपह सलार की उपाधि। ठीक है, साथ ही साथ इसको हातिम सेकंड की उपाधि भी दी जाती है। हातिम क्या है, हातिम सेकंड की उपाधि दी जाती है। और साथ ही साथ इसको लाख बख्श के नाम से उपाधि दी, लाख बख्श। और लाख बख्श क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाखों का दान करने वाला, लाख बख्श। और लाख बख्श किसने कहा था भाई साहब, लाख बख्श किसने कहा था, तो उनके यहाँ एक क्या है,
उनके यहाँ एक क्या था, एक कवि था बोल सकते हैं, एक लेखक था बोल सकते हैं, ठीक है, एक साहित्यकार था। इनको संरक्षण प्रदान था, संरक्षण दिया गया था किनको भाई साहब, एक फारसी इतिहासकार, फारसी इतिहासकार, ठीक है। और फारसी इतिहासकार जिसका नाम था क्या था, हसन निमाज, क्या था, हसन निजामी, जो भी है, हसन निजामी। और हसन निजामी जिन्होंने एक बुक लिखी, पुस्तक लिखा, और बुक, अरे सॉरी, उस बुक या उस पुस्तक का नाम था ताजुल माहिर। और ताजुल माहिर नामक इन्होंने बुक लिखी, रचना किया, पुस्तक लिखा। और इन्हीं भाई साहब ने क्या किया था, इनको लाख बख्शी की उपाधि दी थी, ठीक है। किन्होंने दिया था, इन्हीं ने क्या किया था, उपाधि दी थी, उपाधि प्रदान। उपाधि प्रदान इन्होंने ही किया था, उपाधि दिया था, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या कहा, इनको संरक्षण प्राप्त था, फारसी इतिहासकार का संरक्षण प्राप्त था, और वो कौन है, हसन निजामी, ठीक है। चलिए, और जिन्होंने बुक लिखा वो है ताजुल माहिर नामक एक बुक लिखी है, ताजुल माहिर नामक एक संरचना किया, ठीक है। चलिए, मलिक या इसको नायाब कहा जाता है, नायाब, ठीक है, नायाब या मलिक के नाम से इसको जाना जाता है, शिल्प सलाहकार, तो सैनिक के रूप में। तो इतनी सारी बातें हैं इनके बारे में, ठीक है। चलिए, और है बातें, कभी भी इन्होंने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, ऐबक ने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए, और कभी भी ये खुतबा नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो ऐबक ने कभी भी, ठीक है, अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए एवं खुतबा नहीं पढ़वाया। तो भाई साहब, सिक्के तो पता चल गया कि सिक्का क्या होता है, ठीक है, अब जानते हैं, ठीक है। अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए तो सिक्का क्या होता है इसके बारे में तो हम समझ गए, लेकिन ये खुतबा क्या होता है, ठीक है। तो ऐबक ने कभी भी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए और न कभी भी खुतबा नहीं पढ़वाया। तो खुतबा क्या होता है, समझिए। खुतबा का मतलब होता है, खुतबा एक प्रकार के मुस्लिमों में देखने को मिलता है। मुस्लिम में क्या है, ठीक है, मुस्लिम में एक पुस्तक है, एक बुक है, ठीक है। क्या है, मुस्लिमों का एक पुस्तक, जैसे बोलते हैं ना ग्रंथ है, ठीक है, ग्रंथ है, उसमें से एक पुस्तक है, एक बुक है। उस बुक में, ठीक है, क्या किया जाता है, उसमें क्या देखने को मिलता है कि ऐसे पुस्तक, ऐसे बुक में को क्या किया जाता है, शुक्रवार को खासकर कहा जाता है कि शुक्रवार को, ठीक है, रात्रि के समय
सुल्तान या शासक के प्रशंसा हेतु उस पुस्तक को पढ़ी जाती है। शासक के प्रशंसा हेतु पुस्तक पढ़ी जाती है। हेतु क्या किया जाता है? पढ़ी जाती है या जाता है। ठीक है, तो ऐसे मुस्लिमों का एक पुस्तक है, एक बुक है, एक ग्रंथ है बोल सकते हैं। ठीक है, एक पुस्तक है, बुक है, एक ग्रंथ है बोल सकते हैं। और ऐसे जहाँ पर शुक्रवार को रात्रि के समय, ठीक है, मस्जिद पर, ठीक है, मस्जिद पर नज़दीकी जो मस्जिद पर क्या है, शासक के प्रशंसा हेतु वो बुक पढ़वाई जाती है, उसको हम कहते हैं खुतबा। ठीक है, तो कभी भी खुतबा नहीं पढ़ाया है। ठीक है, अपनी प्रशंसा कभी नहीं करवाई, वो सुल्तान की पद कभी भी धारण नहीं किया और कभी भी सिक्के नहीं चलवाए। ठीक है, क्लियर है बातें, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। इन कई मुस्लिम भाइयों से ये भी पता चला कि खुतबा जो है कभी भी पढ़े जा सकते हैं। ठीक है, शुक्रवार को नहीं, कभी भी पढ़े जा सकते हैं। लेकिन ऐसा लिखा है कि शुक्रवार को रात्रि के समय, ठीक है, जो नज़दीकी मस्जिद है वहाँ पर सुल्तानों के लिए शासकों की जब प्रशंसा की जाती है उसको खुतबा कहते हैं। चलिए, तो ये बात हो गई, क्लियर हो गया। किसकी बातें? ये सभी बातें हो गई। तो परिचय के बारे में, ऐबक के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका पूरा ये ऐबक का लिस्ट है जहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी कहानी इनकी देखने को मिला है। ठीक है, अब बात करते हैं ऐबक द्वारा जो निर्माण किए गए, निर्माण की हम बात करते हैं। ठीक है, ऐबक का कार्य या निर्माण। कुतुबुद्दीन, पूरा नाम ही लिख देता हूँ भाई साहब का, कुतुबुद्दीन ऐबक का निर्माण या कार्य, या भाई साहब ने क्या उपलब्धि हासिल की है, उपलब्धियां जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ऐबक का निर्माण या कार्य या उपलब्धियां क्या इन्होंने हासिल की है, क्या इन्होंने कार्य कराया है, इनकी चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए, तो कार्य के बारे में आप जानते हैं। ठीक है, इन्होंने सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं इनकी बारे में, तो एक है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, निर्माण किसका कराया है भाई साहब? इन्होंने एक जो है मस्जिद का निर्माण कराया जिसको कहा जाता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण इन्होंने कराया है। ठीक है, इनको कहा जाता है भारत का प्रथम मस्जिद। इनके बारे में क्या है? भारत का प्रथम मस्जिद कहा गया है। पहली बात है। दूसरी बात, ये किस स्थान में स्थित है? तो आप जानते हैं दिल्ली में स्थित है। ठीक है, हालांकि ये दिल्ली भाई साहब गए नहीं है। ठीक है, ये क्या है? दिल्ली में क्या किया है? स्थित है। और कहा जाता है कि दिल्ली में क्यों बनवाया? ठीक है, दिल्ली में क्यों बनवाया? कि मोहम्मद जो गौरी है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब हराया था, ठीक है, तो उनके जो एक स्थान है, क्या स्थान है भाई? पृथ्वीराज चौहान का
ठीक है, एक स्थान है रण पिथौरा, ठीक है, याद आ गया, ठीक है, रण पिथौरा एक स्थान है, उस स्थान को उन्होंने हासिल कर लिया है और इसी खुशी में कहा जाता है कि वहीं के आसपास उन्होंने ये क्या किया, ये मस्जिद बनाया, ठीक है, जिसको कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहते हैं, ठीक है। चलिए, मैंने क्या कहा कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, कब, जो द्वितीय हुआ था ना, कब हुआ था भाई, गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के, ठीक है, सेकंड युद्ध में पराजित करने के बाद चौहान के स्थान, पृथ्वीराज चौहान के जो है एक स्थान जिसका नाम है रण पिथौरा, ठीक है, एक स्थान है, ठीक है, राय पिथौरा, और राय पिथौरा चौहान के स्थान राय पिथौरा को हासिल को क्या किया था, हासिल कर लिया था, और इसी खुशी में भाई साहब ने खुशी में इसी के आसपास यह मस्जिद बनवाया, ठीक है, यह मस्जिद बनवाया, ठीक है। तो याद रखिए ये सारे इनके क्या कारण थे, ये भी याद रखिए, ये कहाँ पर है ये भी याद रखिए, किसने बनवाया। तो डेट है 1192 में, और 1192 में आपको पता है, 1192 में आपको पता है कि इसी समय तराइन का सेकंड युद्ध जो हुआ था, ठीक है, तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान बुरी तरह से हार गए थे। पहले युद्ध में तो ये खैर जीत गए थे, लेकिन दूसरे में ये हार गए थे, और उसके बाद मैंने कहा था इनके अपने चारों गुलामों को अपना स्थान दे दिया था, जहाँ पर ऐबक को दिल्ली और लाहौर का स्थान मिला था, ठीक है। तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में यही बातें हैं, यही चीज़ें हैं, तो ये बनवाया भाई साहब ने। दूसरा, सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर की क्या बातें हैं, दूसरे नंबर या सेकंड नंबर की क्या बातें हैं, तो सेकंड है आपका कुतुब मीनार, सबसे फेमस कुतुब मीनार। चलिए, कहाँ पर है ये स्थान, कहाँ पर बनवाया, तो भाई साहब इन्हीं ने तो नाम क्यों की, स्थान क्या है, ये भी क्या है, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली कहाँ पर है, महरौली दिल्ली, मैं यहाँ लिख देता हूँ महरौली कहाँ पर, दिल्ली पर। चलिए, इसको कुतुब परिषद भी कहा जाता है, परिषद आई थिंक, ठीक है। चलिए, इनका ऊंचाई आप देखेंगे तो 73 मीटर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, 72-73 मीटर। चलिए, अब देखिए कुतुब मीनार के जो है निर्माण कराए गए थे, निर्माण या पुनः निर्माण में अगर हाथ जो भी है, तो वो एक तो सबसे फर्स्ट, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक भाई साहब ने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। उनके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं इल्तुतमिश। तो ये जो काम
जो पूरा नहीं हुआ था, ठीक है, ये काम पूरा नहीं हुआ था, तो ऐबक का एक गुलाम था जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, और इल्तुतमिश जिसको गुलामों का भी गुलाम कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गौरी का खुद गुलाम था, तो इसलिए इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है, गुलामों का गुलाम कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो कुतुब मीनार के निर्माण में अपने हाथ जो बटाए वो था इल्तुतमिश। और भाई साहब कुछ एक दो तल्ला बच गया था, ठीक है, एक तो तल्ला बच गया था, वो फिरोज शाह ने जो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक, तुगलक वंश का शासक देखेंगे अभी, ठीक है, आएगा तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक ने भी अपने हाथ बटाए कुतुब मीनार के निर्माण में, ठीक है। तो यहाँ पर ये बातें हैं, निर्माण या पुनः निर्माण में जो हाथ बटाए हैं कुतुब मीनार के इस निर्माण या पुनः निर्माण, तो ऐबक ने खुद स्टार्ट किया था, ठीक है। बची हुई चीज़ें जो हैं इल्तुतमिश ने बनाया था, और कुछ कहा जाता है कुछ एक दो तल्ले बच गए हैं, एक दो जो है बिल्डिंग या तल्ले जो भी था बच गया, उसको पूरी तरह से वो करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। तो 3 ऐसे लोग हैं जिनके नाम आते हैं कुतुब मीनार के निर्माण में। चलिए ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये कौन है, बख्तियार काकी, ठीक है। और ये कौन है, ये चिश्ती संप्रदाय के क्या थे, एक क्या थे, सूफी संत थे, सूफी संत जो कि चिश्ती संप्रदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, चिश्ती संप्रदाय, ठीक है। हम देखेंगे पढ़ेंगे जब चिश्ती संप्रदाय आएगा, जब भक्ति आंदोलन हम देखेंगे, ठीक है, जब भक्ति आंदोलन देखेंगे, भक्ति आंदोलन के बाद जो है फिर ये जो चिश्ती संप्रदाय देखेंगे, कादरी है, नक्शबंदी है, ठीक है, ये सभी हम देखेंगे, तब हम बातें करेंगे, ठीक है, ये अलग से हम टॉपिक। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, ठीक है, इन्हीं की याद में, ठीक है, किन्हीं की याद में, इन्हीं की याद में, इनको ये बहुत मानते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, इन्हीं की याद में बनवाया था भाई साहब, ठीक है। चलिए इसकी याद में, किसकी याद में भाई साहब, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो कि क्या थे, एक सूफी संत थे, चिश्ती संप्रदाय के सूफी संत थे, जिसके बारे में हम जो है जब सूफी संप्रदाय आएगा, जब भक्ति आंदोलन आएगा, तो उस समय जो दौर चलेगा उसकी हम बातें करेंगे, ठीक है। तो वहाँ जो है आप देखेंगे, तो इसके बारे में आप इतना ही जानिए। चलिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण महरौली दिल्ली में कराया था, ऊंचाई 72 मीटर है। निर्माण के कार्य में जो इल्तुतमिश ने उसको पूरा कराया, फिरोज शाह तुगलक ने कुछ बिल्डिंगें जो बाकी था, कुछ चीज़ें जो बाकी था उसको क्या किया, पूरा कराया। तो ये 2 निर्माण के बारे में आप याद रखिए, पहला कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और दूसरा कुतुब मीनार, और तीसरा है, ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, तीसरा है 2.5 दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का क्या है, झोपड़ा। चलिए, स्थान की बात की जाए, ठीक है, स्थान की बात की जाए तो अजमेर में है, और अजमेर कहाँ पर है, राजस्थान में, ठीक है, कहाँ पर, राजस्थान। अजमेर में इन्होंने क्या किया था,
2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, और ये जो स्थान है, पहले यहाँ पर संस्कृत कॉलेज हुआ करते थे। ठीक है, पहले यहाँ क्या था, यहाँ संस्कृत कॉलेज था। संस्कृत जो है, सॉरी कॉलेज बोलता, पुस्तकालय था, पुस्तकालय। ठीक है, संस्कृत पुस्तकालय था पहले। ठीक है, और इसी संस्कृत पुस्तकालय के अंतर्गत, ठीक है, इसी संस्कृत पुस्तकालय को ध्वस्त करके इसी संस्कृत पुस्तकालय की खंडहर पर इन्होंने क्या किया था, ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। अगर इसकी बात करें, यहाँ पर जो है पहले इस संस्कृत पुस्तकालय का भी देख लेते हैं। इसका जो निर्माण कराया था, कहा जाता है कि इसका जो निर्माण है विग्रह राज द्वारा किया था। विग्रह राज 4th द्वारा ये किया गया था। ठीक है, संस्कृत, ठीक है, जिसको वित्तल देव के नाम से भी जाना जाता है, वित्तल देव। तो इन्होंने ही संस्कृत पुस्तकालय का निर्माण कराया था उस समय, लेकिन इनको ध्वस्त करके, इनको तोड़ के ये मस्जिद बनाया। और ये जो मस्जिद है, ठीक है, यह राजस्थान की प्रथम मस्जिद एवं मदरसा जो है, क्या है, मदरसा है। राजस्थान की प्रथम मस्जिद एवं मदरसा है। चलिए, बातें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ कारण समझते हैं। कारण क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब देखिए इसका नाम 2.5 दिन ही क्यों रखा है। ठीक है, इसका जो कारण था, कारण क्या, कारण 2.5 दिन झोपड़ा बोलने का। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बोलने का। ठीक है, 2.5 दिन का झोपड़ा बोलने का कारण क्या था। ठीक है, इनमें से पहले एक व्यक्ति है सर जॉन मार्शल। 2 व्यक्तियों का नाम, इतिहासकारों का नाम आता है सर जॉन मार्शल। जॉन मार्शल अपनी अपनी प्रक्रिया दी भाई साहब ने, अपनी अपनी राय दिए। सर जॉन मार्शल के अनुसार एवं सर फर्ग्यूसन के अनुसार, फर्ग्यूसन, जॉन मार्शल एवं फर्ग्यूसन के अनुसार, जॉन मार्शल साहब भाई कहते हैं कि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बना है ना, वो जो है इसका निर्माण 2.5 दिन में हुआ था। बस इतनी सी बात है। ठीक है, निर्माण, उन्होंने कहा कि निर्माण क्या हुआ था, 2.5 दिन में हुआ था। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें कि फर्ग्यूसन भाई साहब कहते हैं कि ये 2.5 दिन में नहीं बना था। भाई साहब जो भी आपने कह रहे हैं, तो मैं अपना राय देता हूँ कि फर्ग्यूसन भाई साहब कहते हैं कि ये यहाँ पर 2.5 दिन का मेला हुआ था। ठीक है, यहाँ पर क्या किया था, 2.5 दिन का मेला लगा था। ठीक है, तो ये जो बातें हैं, ठीक है, अपनी अपनी प्रक्रिया भाई साहब, अपनी अपनी राय है। आपको ये नहीं पूछेगा कि ये जो है कारण क्या है 2.5 दिन झोपड़ा बोलने का। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना कि सर जॉन मार्शल कहते हैं कि 2.5 दिन में बना था, इसी कारण इनको 2.5 दिन का झोपड़ा कहा। फर्ग्यूसन साहब बोलते हैं यहाँ पर जो 2.5 दिन का मेला हुआ था। ठीक है, चलिए तो ठीक है, बातें क्लियर हैं।
प्रॉपर एक एक चीज़ क्लियर है ना भाई। दिल्ली सल्तनत का आज फर्स्ट भाग है और हम देख रहे हैं गुलाम वंश, और गुलाम वंश में अभी जस्ट जो बातें की वो कुतुबुद्दीन ऐबक की बातें की है, और कुतुबुद्दीन ऐबक का जो प्रॉपर एक एक चीज़ एनालाइज की, एक एक चीज़ एनालाइज किए, एक भी पॉइंट नहीं छूटा होगा, ठीक है। एक एक चीज़ वहाँ उनके जन्म से, बिछड़ से लेकर उनके व्यापारी तक, बेचने तक, मोहम्मद गौरी तक खरीदने तक, उनको उस पद देने तक, आमिर याखूर के पद देने का, चंद्रमा का देवता कहने पर, तराई के युद्ध में साथ देने पर, ठीक है, वहाँ से लेकर पूरा कैसे इन्होंने दिल्ली पर का सुल्तान बना। खैर दिल्ली पर तो आए नहीं, ठीक है, लाहौर पर जो है रहे, दिल्ली का सुल्तान कहलाया। चलिए, तो यहाँ तक उन्होंने हम देखे थे, इनके निर्माण की बातें किए हैं, जहाँ पर इन्होंने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया, एक दूसरा कुतुब मीनार का निर्माण करा, और तीसरा 2.5 दिन का झोपड़ा। तो 3 महत्वपूर्ण निर्माण कार्य इनके अंतर्गत देखने को मिला है, ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हम चलेंगे देखेंगे वो है क्या है, ठीक है, इल्तुतमिश। लेकिन इल्तुतमिश के पहले हम बात करेंगे आराम शाह के बारे में। कुछ खास नहीं है, मैं ऐसे ही बोल दूं तो फिर वो काफ़ी है, ठीक है। आराम शाह नाम से स्पष्ट है, ठीक है, भाई साहब जो है आराम फरमाते गए, जैसे कि मैंने कहा, ठीक है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पर एक बच गया है, अब ऐबक की मृत्यु, ऐबक की मृत्यु अब याद ही आ जाता है यार, कहीं कहीं मृत्यु होगा तभी तो भाई साहब जो है आराम से आएंगे। तो 1206 में इन्होंने स्टार्ट किया था, सॉरी, ऐबक की मृत्यु कैसे होती है? मृत्यु का स्थान कहाँ है भाई साहब? मृत्यु का स्थान कहाँ है? लाहौर। और ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, घटना क्या है, ठीक है, मृत्यु का घटना क्या है कि इन्होंने पोलो खेलते हुए, ठीक है, एक चीज और, समय क्या है, वर्ष या समय, वर्ष या समय क्या है, तो वर्ष या समय है जो है 1210 ईस्वी, क्योंकि 1206 से इन्होंने स्टार्ट किया था 1210 में। और ये घटना क्या है? घटना है, ठीक है, पोलो या जिसको चौगान खेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चौगान। पोलो या जिसको चौगोन कहा जाए, चौगान या चौगोन जो भी है, पोलो या चौगान खेलते समय गिरकर मृत्यु, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई थी भाई साहब की, ये पोलो खेलते समय, ठीक है, जब खेलना नहीं आता तो खेल क्यों रहे भाई साहब, ठीक है, मृत्यु। चलिए, तो पोलो खेलते समय क्या है, चौगान खेलते समय इनकी मृत्यु हो गई। पोलो क्या होता है? एक प्रकार की ऐसे जो है क्या होते हैं, खेल होता है जहाँ पर घोड़े की बात आती, घोड़ा जो है घोड़ा नहीं तो गधा बन गया, जैसा भी है, ठीक है, यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा रहेगा और एक जो स्टिक रहेगा उसके हाथे में, ठीक है, हाथ में स्टिक रहेगा और जमीन पर बॉल को लुढ़काते जाएगा। इस प्रकार स्टिक में मारते हुए जमीन पर बॉल को क्या करेगा? लुढ़काते जाएगा, ठीक है, ऐसे करके वो खेलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने देखे होंगे कई जो है फिल्मों वगैरह में कई जगह जो है, ठीक है, तो ये है आपकी पोलो, ठीक है, कोई मतलब नहीं इसका, समझिए बस, पोलो चौगान खेलते हुए गिर का मृत्यु हो गई, ठीक है। और मृत्यु होने के बाद, मैंने कहा इनकी मृत्यु होने के बाद जो आराम शाह है, लाहौर के ऐसे जो सरदार थे, लाहौर के सरदारों ने ये तय किया कि जो आराम शाह है, आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का जगह लेना चाहिए, कहने का मीन्स इस गुलाम वंश का नेक्स्ट जो शासक बनेगा वो आराम शाह बनेगा। तो कई
सरदारों में, कई इतिहासकारों में ये अफवाह है कि आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र है, लेकिन कई इतिहासकार इसको नकारते हैं कि ये पुत्र नहीं था। तो उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर विवादित जो है बयान दिए गए हैं। ठीक है, तो आराम शाह बनने की इनको बना दिया गया भाई साहब को। लो भाई, यहाँ के सरदारों ने, यहाँ के जो पूंजी अमीरों ने इनको क्या किया, कुतुबुद्दीन के ऐबक के स्थान, इनकी मृत्यु के बाद आराम शाह को यहाँ का क्या बनाया गया, भेज दिया दिल्ली। लेकिन दिल्ली वासियों ने इसको नकार दिया। ठीक है, 2 वर्षों तक ले दे कि ये ले दे के जुगाड़ करके रहे। ठीक है, लेकिन दिल्ली वासी ने नकार दिया, दिल्ली वासी ने इनको जो है कबूल नहीं किए। ठीक है, तो बाद में जब बात आती है इल्तुतमिश की, तो इल्तुतमिश उस समय जो है, देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही जो इल्तुतमिश क्या था उसके बारे में खैर बात करेंगे, गुलाम था। तो इल्तुतमिश को हम जानते हैं कि गुलामों का गुलाम था और ये सम्मी राजवंश का शासक था। ठीक है, और इल्तुतमिश जो है वो सबसे पहले जो है ग्वालियर का गवर्नर बनाया गया कुतुबुद्दीन ऐबक के समय ही, और बाद में बदायूं का गवर्नर बनाया गया। तो इल्तुतमिश शासक बनने से पहले बदायूं का गवर्नर था, और जब आराम शाह भाई साहब जब आराम फरमाते रहे तो दिल्ली के लोगों ने इनको इनकार कर दिया। तो इस कारण से जब इल्तुतमिश आए और आराम शाह की हत्या कर दी जड़ नामक स्थान पर। वो कहाँ है, दिल्ली के आसपास जड़ नामक स्थान पर। इसी को जड़ का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, खैर उतना फेमस नहीं है। ठीक है, लेकिन जड़ का युद्ध कहा जाता है कब, जब इल्तुतमिश आराम शाह को जड़ नामक स्थान पर उनकी हत्या करके खुद यहाँ का सुल्तान बन जाता है, गुलाम वंश का सुल्तान बन जाता है। याद रखिए, इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान था, दिल्ली का वास्तविक सुल्तान था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पर ये पहला ऐसा समय था दिल्ली पर जो कोई शासक, कोई सुल्तान इस दिल्ली पर बैठा था। क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक को तो शौक ही नहीं था दिल्ली आने के लिए। वो तो भाई साहब वो लाहौर में ही अपना जो है बैठ के बस अपना ही वो कुछ कर रहे थे जो भी है। ठीक है, लाहौर में ही जो शासक चलाए थे, दिल्ली पर उसका मन ही नहीं था। ठीक है, दिल्ली पर मन ही नहीं था। ठीक है, प्रेमिका पर मन ही नहीं था, भाई पत्नी को ही ये दिख रहे थे। चलिए ठीक है, दिल्ली पर मन ही नहीं था। तो इसलिए इल्तुतमिश को इस दिल्ली का, इस गुलाम वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक या प्रथम वास्तविक शासक कहा जाता है। और अब जो बात करेंगे वो इल्तुतमिश की बात, क्योंकि आराम शाह की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई जिक्र ही नहीं है, बस इतना ही जिक्र है। ठीक है, चलिए, लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो बातें हैं वो कल स्टार्ट करें, क्योंकि आज इतना बड़ा जो है टॉपिक हम जो देख रहे हैं तो इतना आसान नहीं है जल्दी ये ख़त्म करने का। ठीक है, हम जल्दी से एकदम जल्दीबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे और एक एक चीज़ पढ़ेंगे। कोई भी चीज़ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो एकदम आराम से चलेंगे, एकदम आराम से बातें करेंगे, प्रॉपर पूरा जो है एनालाइज करेंगे एक एक चीज़। तो यहाँ पर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हम अच्छे से देख लिए, अच्छे से पढ़ लिए। अब बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट पार्ट देख रहे थे आप जो है दिल्ली सल्तनत का आज, और ये चलेगा भाई, लंबा चलेगा, ये 10, 12, 15 कितना भी हो सकता है। ठीक है, 10 लेक्चर इसका होगा और 10, 12 आपका जो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आएगा मुगल वंश, मुगल, और इनका ही 20 से 25 लेक्चर दोनों का मिला के हो सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये है चीज़ें। ठीक है, तो कल नेक्स्ट हम चलेंगे शासक इल्तुतमिश के बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। तो ये गुलाम वंश भी 2 पार्ट और लगेगा भी। ठीक है, 2 भाग और लगे, कल और परसों ही गुलाम वंश खत्म होगा। फिर उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद और लोधी, फिर वो उसके बाद मुगल वाला। चलिए ठीक है, चलते हैं, आगे बढ़ें। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस, मिलते हैं आप लोगों से। तब तक आप जो है अपना ख्याल रखें, तब तक आप जो है पढ़िए अच्छे से, देखते रहे हमारा जो है यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स। आप लोग के लिए हमेशा जो है तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे, और हमेशा आप जो है, ठीक है, चलिए
तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल CG कंप्यूटर्स। थैंक यू, बाय। चलते हैं, बातें करेंगे आगे।